नमस्कार। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल द्वारा आयोजित आज के हमारे कार्यक्रम पल पल की बातों में आज हम थोड़ा जरा हट के बात करेंगे। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मीनू महेश्वरी मैम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज मुझे यहाँ इस पर मंच पर मुझे इनवाइट करने के लिए, जिससे मैं आज के कॉमर्स के विद्यार्थियों से जुड़ पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका थैंक यू कहते हैं मैम, क्योंकि होता ये है ना अक्सर कि अब ऐसा समय चल रहा है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, स्कूल्स खुलने वाले हैं, बच्चों को अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स उनको चूज करना है, चयन करना है विषयों का, कि वो कौन सा विषय चयन करें जो आगे जा करके उनको हेल्प कर सके कैरियर में। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम कौन सा विषय लें जिससे कि हम आगे अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा आसानी से आगे बढ़ा सकें। कॉमर्स मैनेजमेंट की जब बात आती है तो समझ में नहीं आता कि कॉमर्स मैनेजमेंट में सीए के बाद हमारा क्या भविष्य होगा। अगर हम बायोलॉजी लेते हैं तो जनरली दिमाग में रहता है कि डॉक्टर बन जाएंगे, और अगर हम मैथ्स लेते हैं तो इंजीनियरिंग साइड में चले जाएंगे, आर्ट्स लेते हैं तो कंपटीशन की तैयारी हम कर लेंगे। लेकिन कॉमर्स और मैनेजमेंट की थोड़ी सी बात आ जाती है तो असमंजस की स्थिति हो जाती है। तो दोस्तों, इन्हीं सारी बातों को देखते हुए ये जो तमाम सवाल हमारे अंदर चलते हैं उन सभी का ही जवाब देने के लिए आज हमने हमारे कार्यक्रम में यहाँ पर आमंत्रित किया है डॉक्टर मीनू महेश्वरी जी को, जो कि हेड और एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में। साथ ही आप एग्जीक्यूटिव मेंबर और जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन कोटा ब्रांच की। मैम, हम इस बारे में बात करें, कॉमर्स के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, कैरियर के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले हमारे तमाम दर्शक जो हमें अभी देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, हम उनको बताना चाहेंगे आपके बारे में। मीनू महेश्वरी का जो सफर है वो प्रोफेसर मीनू महेश्वरी तक का। आप कहाँ से? जी मैम, जी मैम। हाँ, मैं 2008 से कोटा यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया मैंने, और उससे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज आरपीएससी सेलेक्टेड भरतपुर में गवर्नमेंट कॉलेज में एबीएसटी की लेक्चरर रही। और उससे पहले आपने मेरे डेजिग्नेशन में देखा सीएमए, तो मैं सीएमए प्रैक्टिशनर रही। लेकिन सीएमए प्रैक्टिशनर से मुझे टीचिंग काफी पसंद था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग प्रोफेशन के थ्रू हम आज के समाज को, आज के विद्यार्थियों को बना सकते हैं, और हमारा जो पूरा समाज है वो हमारे विद्यार्थियों पर, युवाओं पर ही डिपेंड है। तो मैंने अपना करियर टीचिंग में डाइवर्ट कर लिया और मैं कॉलेज में लेक्चरर हो गई। फिर कोटा यूनिवर्सिटी में मुझे मौका मिला तो मैं कोटा यूनिवर्सिटी में आ गई। 2008 से मैं इसी डिपार्टमेंट में हूँ, और अभी मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। तो मैं अपना करियर बताऊं तो ये तो मेरा करियर इन सर्विस रहा, पर मैंने इससे पहले एमकॉम किया हुआ है। मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताऊं, मैंने एमकॉम इन अकाउंटिंग किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, पीएचडी की है मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और मैंने सीएमए किया है। टीचिंग में आने के लिए जो नेट सेट स्लेट कंपलसरी एक रिक्वायरमेंट है, मैंने वो भी किया हुआ है। तो किसी को भी टीचिंग में आना होता है, ये सारी रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। तो ये मेरी क्वालिफिकेशन रही। अब मैं प्रेजेंट पोजीशन की बात करूं तो मैं जबकि टीचिंग में हूं तो मेरा इस टाइम रिसर्च वर्क में मेरा अच्छा इंटरेस्ट रहता है। तो मेरे लगभग 125 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, और वो यूजीसी केयर, स्कोपर्स इंडेक्स्ड और सभी वेब ऑफ साइंस, सारे बहुत अच्छी जर्नल्स में पब्लिश हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ, अगर हमारे विद्यार्थी भी जुड़े हुए तो वो सारी ये बातें समझ सकते हैं कि हम ये सब कर सकते हैं। और लगभग 120 पेपर मैं डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर चुकी हूँ। इसके साथ ही बहुत सारी कॉन्फ्रेंस सेमिनार की मैं की नोट स्पीकर, चेयरपर्सन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की रह चुकी हूँ। और एक और चीज, मुझे 2 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक बेस्ट टीचर अवार्ड भी मेरे काम को रिकॉग्नाइज करते हुए दिया था, तो मुझे वो अवार्ड मिला था। इसके साथ ही मुझे कोटा लॉयंस क्लब, कोटा रोटरी क्लब ने भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए पुरस्कृत किया है। टीचिंग फील्ड में रहते हुए ही मुझे एक यूजीसी से मेजर प्रोजेक्ट मिल चुका है, जो इसको मैं कंप्लीट करके सबमिट कर चुकी हूँ। और शायद कोटा का तो ये कॉमर्स फील्ड का पहला प्रोजेक्ट था जो मुझे मिला था, और वो प्रोजेक्ट मिलना भी इतना इजी नहीं था, क्योंकि लगभग हजारों में एप्लीकेशन होती हैं। तो वहां उसके बाद वो मुझे 2014 में मिला था।
तो कई स्टेज की स्क्रूटनी होने के बाद जब मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया तो 150 कैंडिडेट को बुलाया गया था। और तब तो मैं केवल असिस्टेंट प्रोफेसर थी, तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ देख के एकदम से लगा मुझे सारे बहुत सीनियर प्रोफेसर आए हुए थे जिनको प्रोजेक्ट मिलने वाला था। तो इंटरव्यू के टाइम थोड़ी-सी घबराहट हुई कि मुझे कैसे मिलेगा, पर लगा कि अपन तो इंटरव्यू देते हैं, सब अच्छा होगा। और जब इंटरव्यू हुआ और उसका रिजल्ट आया वेबसाइट पर, मुझे आज भी याद है कि इवन जो हमारे प्रोफेसर राजीव जैन होते थे, मेरे अकेले के प्रोजेक्ट पर लिख के आया, दिस प्रपोजल होल्ड्स ऑल मेरिट्स। मीन्स क्या मेरे बात है, बेस्ट उन्होंने काउंट किया। ये क्या मेरे बात। लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात रही। तो वो मैंने प्रोजेक्ट किया। अभी मुझे लगभग 2 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी एक प्रोजेक्ट मिला है, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट। वो मैंने इस टॉपिक पर लिया था कि जो अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी, तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्या-क्या काम कर रहे हैं। तो वो मैंने हरियाणा और राजस्थान की स्टडी की है, वो बस मैं अब सबमिशन पर ही हूँ, वो मैं प्रोजेक्ट सबमिट कर रही हूँ। तो ऐसे मैं गवर्नमेंट के एक तरह से 2 प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ, रिसर्च में बहुत सारा एसोसिएट हूँ। और मेरे अंडर में जो स्टूडेंट भी प्रोजेक्ट करते हैं या पीएचडी करते हैं, स्पेशली कहूँ लड़कियाँ काफ़ी रही हैं। तो मैं ये सारी बातें इसलिए कह रही हूँ कि मोटिवेशन आज के बच्चों को मिल सके। तो कई बार गर्ल्स आती हैं, नई-नई न्यूली मैरिड भी होती हैं, तो वो परेशान हो रही होती है घर और फैमिली के और काम के बीच में कैसे बैलेंस बनाएँ। तो मैं अपनी ये सारी बातें इसीलिए बताती हूँ कि ऐसा नहीं है, अगर हम ठान लें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ना अगर हमने सोच लिया हमें कुछ बनना है, कुछ पाना है, तो ये सारे हर्डल्स छोटे-मोटे हम उनको फेस कर लेते हैं। लेकिन हम यही सोचने लग जाएँ कि नहीं शादी हो गई, नहीं हम तो लड़कियाँ हैं, हम कैसे कर पाएँगे? तो वो छोटी-सी परेशानी भी हमें बहुत बड़ी नज़र आने लग जाती है। और मैं सारी स्कॉलर्स को भी इसलिए पीएचडी बहुत अच्छी कराने की ही कोशिश करती हूँ कि अच्छी मेहनत से करें, अच्छा करियर बने। तो आप ये देखिए मेरे स्कॉलर्स जनरली पीएचडी कंप्लीट नहीं होती, उससे पहले उनको बड़ी अच्छी जॉब मिल जाती है। कि पीएचडी हुई नहीं है क्योंकि उनका लर्निंग इतनी अच्छी हो चुकी होती है कि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो सारे स्टूडेंट्स को मैं शुरुआत में ही ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी परेशानियों से घबराएँ नहीं और मेहनत करनी है। और ये एज ऐसी है, अगर हमने इस टाइम पे 2, 4, 5 साल अच्छी मेहनत कर ली तो हमारा पूरा जीवन ही बहुत सफल होने वाला है। तो ये समय सारे स्टूडेंट्स का एक करियर बनाने का समय है। मेन फोकस इस टाइम करियर पर ही होना चाहिए क्योंकि आज का हमने टॉपिक भी यही सोचा है, करियर इन कॉमर्स। तो ये थोड़ा-सा मैंने अपने बारे में बताया। अब नहीं, बताए रेणु बिल्कुल जोशी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम कि जब आपके बारे में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ जानी है और हमारे जो दर्शक भी इस चीज़ को सुन रहे हैं, फैक्ट है ये चीज़। जब हमारी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, दिमाग में यही आता है कि हम कैसे कर पाएँगे, कैसे मैनेज करेंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आपकी बात को हम जब सुन रहे हैं, क्योंकि आप शादी भी, आपकी भी शादी हुई है, आपके भी बच्चे हैं, बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है, ससुराल पूरे सारे परिवार की हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी रहती है, आपने सब कुछ इतना किया है। एक सवाल मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आप कॉमर्स और मैनेजमेंट से, क्या आपके परिवार में भी आपसे पहले कोई कॉमर्स और मैनेजमेंट इस लाइन में था या आप पहली हैं? नहीं, मैं दरअसल जब मैं हमारे टाइम पर जब सब्जेक्ट ऑप्ट करते थे, हुँ, तो 9th में सब्जेक्ट ऑप्ट करते थे। आज तो 11th में करते हैं। तो मेरा 10th में मेरिट में नाम था। तो जैसा सारे ही स्टूडेंट को होता है कि अच्छा स्टूडेंट है तो उसको मैथ, साइंस या बायोलॉजी यही लेना है। तो हुँ, हमारे स्कूल में उस टाइम को-एड नहीं होती थी, गर्ल्स स्कूल ही होता था और हमारे स्कूल में मैथ, साइंस तो थी नहीं। तो मैथ, साइंस का तो चांस ही खत्म हो गया, अब था बायोलॉजी। तो इवन आप ये देखिए मैंने फॉर्म में बायोलॉजी फिल करके भेजा और मुझे डॉक्टर बनने का ये था। मेरे फादर स्कूल आए फीस डिपॉजिट करने और फॉर्म डिपॉजिट के लिए। सारे साथ के और कोई लोग आएंगे, उन्होंने कहा कि कहाँ लड़की को डॉक्टर बनाओगे, कहाँ ट्यूशन भेजोगे, लड़कों के कॉलेज में फिर पढ़ने जाएगी, लड़कियों के कॉलेज में तो साइंस ही नहीं है। और उन्होंने वहीं की वहीं मेरे फॉर्म में चेंज करके मुझे कॉमर्स कर दिया। अब वो अच्छा। आए जब घर आके कॉमर्स हो गया तो मैं बहुत डिस्टर्ब हुई, बहुत परेशान हुई, आप मुझे कॉमर्स क्यों करके आ गए। पर ठीक है, तो जो भी चेंज हुआ, तो सोचा अब अपना कॉमर्स में ही करियर बनाना है, कॉमर्स की तरफ ही रुझान बढ़ गया। 9th से कॉमर्स लिया। 9th में हालांकि शुरू में कॉमर्स समझ में नहीं आई, थोड़ी डिस्टर्ब रही, परेशान रही। लेकिन उस टाइम के जो टीचर थे उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया कि 2-4 महीने के बाद अच्छा कोप अप कर लिया। इवन 10th में आके तो जो हमारे स्कूल की 10th की साइंस की टॉपर थी उससे ज्यादा मेरे मार्क्स आए थे हाँ, कॉमर्स में होके। तो क्या बात है। कॉमर्स में मन लगा लिया, ठीक है अपने को जो लाइन मिली अब उसमें ही आगे बढ़ना है। तो इस तरह से मेरा कॉमर्स फील्ड हुआ और मेरे फैमिली में तो किसी का भी नहीं था कॉमर्स सब्जेक्ट, बस ऐसे चेंज हो गया। लेकिन हाँ, एक जरूरी है, एक बात थी कि मेरी फैमिली को कोई दूर के रिलेटिव चार्टेड अकाउंटेंट बने थे।
तो अच्छा। बस मेरे फादर को उस टाइम सीए एक बड़ा क्रेज था, और शहर में गिने चुने सीए हुआ करते थे पूरे शहर में, एक दो। तो बस फादर को लगा कि इसको सीए बनना है, तो सीए हम्म। के लिए ही मैं मोटिवेट रही। लेकिन आप देखिए यहाँ भी मेरी लाइन चेंज हुई। मैं हम्म। सीए करना चाहती थी, लेकिन उस टाइम शहर में एक ही सीए थे हमारे सिटी में, और उनके हम्म। अंडर में सीट नहीं थी। और उसी टाइम हम्म। आईसीडब्ल्यूए का बहुत क्रेज आया, मुझे हम्म। आईसीडब्ल्यूए चेंज कर दिया गया कि अपन तो आईसीडब्ल्यूए करना है तुम्हें। तो आईसीडब्ल्यूए करने का एक ग्रुप ही मेरा क्लियर हुआ था, वो मैंने फर्स्ट ग्रुप जब दिया तो मैंने राजस्थान टॉप किया उसमें, और साथ साथ एमकॉम भी किया। तो एमकॉम में मेरे 90% मार्क्स आए राजस्थान यूनिवर्सिटी से, है ना, बहुत बड़ा क्या अचीवमेंट था बात दोनों। है। और दोनों एग्जाम के साथ साथ मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में उसी टाइम वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ा, तो मैं यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट बनी राजस्थान यूनिवर्सिटी की। क्या और बात जब है। मैं कॉलेज लेवल, हाँ, जब मैं कॉलेज लेवल पे थी बीकॉम में, तो मैं कॉलेज की, अपने कॉलेज की प्रेसिडेंट रही, स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट रही। मैं ये चीजें इसलिए बता रही हूँ, कई बार हमारे स्टूडेंट अगर इन फील्ड में आ जाते हैं ना, कि स्टूडेंट यूनियन में आ गए, तो पढ़ना लिखना बहुत साइड कर देते हैं। ये चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो हम इन चीजों में आ जाएं तो पढ़ाई को ध्यान ना दें, या पढ़ाई पर हमारा बहुत फोकस है तो हम और पर्सनैलिटी की चीजों को बहुत डाउन कर दें, क्योंकि ये सारी चीजें भी हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में बहुत हेल्पफुल होती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा या वाइस प्रेसिडेंट का यूनिवर्सिटी में आके, तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ग्रूमिंग होती है, बहुत चेंज आता है, क्योंकि आप लोगों से बात करना, किसी का काम कराना, बिल्कुल। बिहेव करना, आपके टीचर से भी करना, साथ के कलीग से भी, स्टूडेंट से भी करना, तो इन चीजों को भी हमें ज्वाइन करना चाहिए, है ना। इवन मैं केवल प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं, कॉलेज में और भी एक्टिविटीज जैसे होती थी, डिबेट कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, स्पीच, मैं सभी में पार्ट लेती थी। तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इंप्रूव करती हैं। इन सब चीजों में भी एक्टिव रहना स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे जो स्कूल हो, कॉलेज हो, वो केवल एक बुकिश नॉलेज देने के ही सेंटर नहीं है, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के सेंटर है। तो आपको सही हर बात। चीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं तो आप नॉलेज तो आप अपने आप खुद बुक पढ़ के भी ले सकते हैं, आप प्राइवेट भी पढ़ के ले सकते हैं। रेगुलर पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप अदर कैरिकुलम एक्टिविटी के थ्रू भी अपने आप में, अपनी पर्सनैलिटी में कैसे चेंज लाएं, तो इन चीजों में भी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये करके तो मैंने फिर आईसीडब्ल्यू, फिर मेरा एक ग्रुप के बाद ही मैरिज हो गई। आप ये देखिए, शादी के बाद मैंने बाकी के 3 ग्रुप किए, उनमें भी 2 ग्रुप मैंने टॉप किए। तो क्या बात सारी चीजें, पढ़ाई और फैमिली लाइफ सब कुछ साथ साथ चली। तो स्टूडेंट कुछ भी ये चीजें कर सकता है, ऐसे कुछ बात नहीं। और साथ साथ तो मैंने तो एमफिल भी किया, फिर पीएचडी की, फिर नेट स्लेट किया। तो पढ़ाई में तो कंटिन्यूअस लगी रही। ये ठीक है कि आपको फिर अपने टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना होता है। आप ये नहीं हो कि फिर घंटों घंटों टीवी देख रहे हो, कि इधर उधर बातें बना रहे हो, घूम रहे हो। ऐसा नहीं है, एंजॉय को टाइम नहीं मिलता। एंजॉय के लिए टाइम रखिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रखिए, कि है। मेन फोकस हमारा अपनी पढ़ाई है। तो ये चीज को मैंने बहुत ध्यान से अपने टाइम मैनेजमेंट को रखा, तो इसलिए शायद सारी चीजें अचीव हो पाई। और ऐसा नहीं है कोई बहुत टफ है, हम अगर सोच लें तो ये चीजें सब हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल, रहा। ठान लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब हम कर सकते हैं। हम्म। सिर्फ जरूरत यही है हम्म। कि एक बार अपने मन के अंदर ये ठानना है हमें कि हाँ हम कर सकते हैं। मिनी मैम, आपने ये सारी जर्नी हमें बताई। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपके बच्चे कितने हैं और बच्चे आपके क्या कर रहे हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि जो हमारे साथ हैं, तो वो बात आती है ना कि नहीं सारा समय बच्चों में निकल जाता है, बच्चों को पढ़ाना है, हम पढ़ के क्या करेंगे, अब तो बच्चों का कैरियर बनाना है। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है मेरी और बेटा है। बेटी जी। ने मेरा इंजीनियरिंग किया हुआ है, गेट क्लियर किया हुआ, वो भी पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट रही। अभी वो इंडियन रेलवेज, नदर्न रेलवेज में इंजीनियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है उसकी। और बेटे ने ही मेरे इंजीनियरिंग की। तो बेटे ने अभी 3 साल से तो जॉब कर रहा था वो एक्सटेंशन में, लेकिन अभी उसने कैट क्लियर किया है। ये भी मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है, आपसे भी शेयर कर रही हूँ। तो कैट क्लियर करके अभी उसका रिजल्ट आया है कि उसका आईआईएम में सिलेक्शन हो गया है। क्या बात तो है, ढेर अभी सारी अपन बधाइयाँ मैनेजमेंट की बात आपको भी करेंगे। और हाँ, बेटे को भी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो अभी हम ये भी बात बच्चों से शेयर करेंगे कि कैसे आईआईएम में एडमिशन तक पहुंचा हाँ, जा सकता है। बिल्कुल। तो 2 बच्चे हैं मेरे। मेरे हस्बैंड जरूर कॉमर्स फील्ड के ही हैं, वो जेडीबी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो भी कॉमर्स के ही प्रोफेसर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मेरा एक फैमिली बैकग्राउंड रहा है। बिल्कुल। और अब बात करते हैं हम अपने जो हमारा आज का जो हमारा कार्यक्रम कि किस तरीके से कॉमर्स मैनेजमेंट में हम कैरियर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने भी कहा, जैसे आपके नाम के आगे सभी देख रहे हैं सीएमए लिखा हुआ है, इस सीएमए का मतलब क्या है और ये क्या फुल फॉर्म है इसकी। हाँ, तो सीएमए, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो वो समझते होंगे, सीएमए मीन्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट,
है ना, जिसको पहले CWA बोलते थे, अब नाम चेंज होके इसका CMA हो गया है। कॉमर्स फील्ड में हमने CA का नाम काफी सुना है, तो हम पहले कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स में हमारे रेणु जी मेन रूप से 3 कोर्स होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स हम जिन्हें कहते हैं, CA, CMA और CS। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड CS कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो 3 कोर्स होते हैं, और तीनों ही कोर्स मुझे लगता है आज का एनवायरनमेंट, आज का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट कोर्स है। क्योंकि आप सभी न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है, कितनी तेजी से GDP बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो अगर ये सारी ग्रोथ हो रही है तो इसमें कॉमर्स फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमी के लिए जब तक कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इसकी नॉलेज तो होना जरूरी है ही है। तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी उतना ही करियर कॉमर्स का डिमांडिंग हो जाएगा। स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझना चाहिए। और वैसे भी हम आज ये देखते हैं, हम कोटा सिटी में रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसी दुर्घटनाएं भी होती हैं, बच्चे साइंस लेते हैं, IIT की तैयारी, मेडिकल की तैयारी करते हैं, और एक सभी लोग एक के पीछे एक, जैसे नकल में सबको IIT के पीछे जा रहे हैं। और बिल्कुल। कई बार तो बच्चे का इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता, उतना साइंस के प्रति फोकस भी नहीं होता, लेकिन सभी साइंस क्योंकि एक ले रहा है तो दूसरे ले रहे हैं। और कोटा में ही अपन देखते हैं लगभग 2.5-3 लाख बच्चे साइंस के लिए आते हैं, मेडिकल और IIT की तैयारी के लिए। और अपने को पता है कुछ हजारों में ही 10-15-20 हजार ही बच्चे IIT आईए बन पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल IIT या मेडिकल ही करियर है। और फिर बहुत सारी डिप्रेशन में दुर्घटनाएं बच्चों के साथ हो जाती हैं, इतने छोटी एज के बच्चे ऐसी घटनाएं करते हैं, तो बहुत मन को भी बहुत दुखी करता है हम लोगों को, अपन पेरेंट्स को, कि ये सब क्या हो रहा है। बच्चे करियर के लिए आते हैं और अपनी ये करियर नहीं मिल पाता तो पूरे जीवन ही खत्म कर लेते हैं। तो बच्चे ये भी बिल्कुल क्लियर हो कि कोई IIT या मेडिकल ही एक जीवन नहीं है, बहुत सारे आज के जमाने में करियर ऑप्शन है जो आप चुन सकते हैं। तो कॉमर्स फील्ड में स्टूडेंट्स को आ जाना चाहिए, मेरी बहुत अच्छे से ये राय है। मैं उसके लॉजिक भी दूंगी आपको कि कॉमर्स में क्यों आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने बताया ही आपको कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली हो रही है हमारी, हमारे देश का जितनी तेजी से विकास हो रहा है। और विकास का मतलब सबसे पहला होता है, पैसे के बिना तो कोई विकास नहीं होता है। अगर जिस फील्ड में भी मनी इंक्लूड हो गया तो हमें वहां कॉमर्स की और मैनेजमेंट की नीड होगी। तो कॉमर्स और मैनेजमेंट फील्ड आगे आगे बहुत तेजी से बढ़ने वाला है ना। और दूसरी बात, कॉमर्स के ये जो सारे स्कोप हैं, ये कोर्सेज हैं, ये बहुत मनी कंज्यूमिंग कोर्स नहीं है ना। IIT की तैयारी में, मेडिकल की में अपन देखते हैं पेरेंट्स का लाखों लाखों रुपया खर्च हो जाता है, इस बात से कई बार पेरेंट्स भी और बच्चे भी प्रेशर में आते हैं। कॉमर्स का मुझे नहीं लगता CA CMA में भी आपका 1 लाख रुपए भी खर्च होने वाला है ना। और आप घर रह के ही पढ़ाई कर सकते हैं, आपको ये भी टेंशन नहीं कि आप फैमिली से दूर, एक छोटी उम्र में बच्चा जो डिप्रेशन में आ जाता है। तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप IIT और इसकी मेडिकल की तरफ ही जाएं। आप कॉमर्स फील्ड चुन के भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, है ना। और कॉमर्स की डिमांड बहुत हमेशा से अच्छी रहने वाली है और आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो जैसे मैंने कहा कि कॉमर्स में 3 कोर्स इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। तो जैसे CA कोर्स मैंने सबसे पहले बोला, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स है। तो CA कोर्स में जो स्टूडेंट सुन चुके होंगे कि सबसे पहले फाउंडेशन होता है, फिर इंटरमीडिएट और फिर फाइनल। अगर स्टूडेंट 12th के बाद एडमिशन लेता है तो वो फाउंडेशन कोर्स में ले लेता है। तो उसमें फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, चारों पेपर को उसको क्लियर करना होता है, और क्लियर करके वो इंटरमीडिएट में आ जाता है। लेकिन अगर ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट उसको CA में एडमिशन लेता है तो वो डायरेक्ट इंटरमीडिएट में एडमिशन लेता है। तो इंटरमीडिएट उसको करना होता है, इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, वो क्लियर होने के बाद कुछ ट्रेनिंग पीरियड रहता है उनका, वो ट्रेनिंग पीरियड करनी होती है, और फिर CA फाइनल करना होता है। CA फाइनल के भी 2 ग्रुप होते हैं। और कंप्लीट CA होने के बाद आपके पास ऑप्शन है, आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, इनकम टैक्स की प्रैक्टिस, इनडायरेक्ट टैक्सेस की प्रैक्टिस, GST की प्रैक्टिस, आप अपने घर पे रह के प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं, आपको जॉब चाहिए, तो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर कंपनी में CA रखना मैंडेटरी होता है, तो आप जॉब भी कर सकते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी से आपको दोनों तरह का ऑप्शन मिलता है, आप जॉब चाहते हैं जॉब कर सकते हैं, और आप प्रैक्टिस चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। CA डिमांडिंग बिल्कुल कोर्स है कि CA करते ही इंसान का अच्छा करियर बन जाता है, उसको अच्छा पैकेज, अगर जॉब वो करता है तो काफी अच्छा पैकेज मिल जाता है। अगर वो बड़े सिटी में जाता है तो उसका और भी बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा कोर्स रहा हमारा CMA, जो मैंने किया हुआ है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। इस कोर्स में भी, इसमें स्टूडेंट इवन 10th के बाद ही रजिस्ट्रेशन करा सकता है।
लेकिन वो फाउंडेशन कोर्स में, लेकिन एग्जाम देना स्टार्ट उसका 12th से ही होगा। रजिस्ट्रेशन से होता है कि एक उसके माइंड सेट बन जाता है कि मैं सीएमए की तरफ जा रहा हूँ, तैयारी शुरू कर सकता है, एग्जाम 12th से दे देगा। तो 12th में वही फाउंडेशन होगा उसका। फाउंडेशन करने के बाद इंटरमीडिएट और देन फाइनल। और अगर वो डायरेक्ट ग्रेजुएशन की बात करता है तो इंटरमीडिएट और फाइनल होता है। लेकिन ये होता है कि इंटरमीडिएट जब स्टूडेंट कर रहा है तो इंटरमीडिएट की दोनों ग्रुप क्लियर अगर उसे करने हैं, या इंटरमीडिएट पूरा होने से पहले कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ से ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो एक तो कंप्यूटर की ट्रेनिंग होती है 1 मंथ की, वो ट्रेनिंग, और एक 7 डे की सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होती है, वो इंस्टीट्यूट की तरफ से होती है, वो करनी होती है। फिर जब वो फाइनल के ग्रुप में आता है, फाइनल कंप्लीट करने से पहले भी कुछ ट्रेनिंग होती है, वो इंस्टीट्यूट की तरफ से करवाई जाती है। इसके बाद जब वो प्लेसमेंट में के लिए बैठ रहा होता है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो कुछ 15 दिन की और ट्रेनिंग कराई जाती है। ये सारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से होती है। इसके साथ ही सीए, सीएस, सीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट अपने अपने चैप्टर्स पर या अपने सेंटर पर, जैसे कोटा में तीनों के ही चैप्टर हैं, कुछ रेगुलर क्लासेस भी लगाते हैं, है ना। तो अगर आपको लगता है, वैसे तो इनका पूरा मॉड्यूल, पूरी सारी बुक्स घर पे आ जाती हैं जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पर फिर भी कई बार लगता है सेल्फ स्टडी के अलावा हमें कोई गाइडिंग के लिए हो, तो सेंटर पर रेगुलर क्लासेस भी लगती हैं, आप जाके वो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर सीएमए प्लेसमेंट के लिए, तो सीए सीएमए दोनों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। बस डिफरेंस ये है कि सीए के बाद आप इनकम टैक्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इनकम टैक्स ऑडिट की। लेकिन सीडब्ल्यूए के बाद इनकम टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस नहीं होती। लेकिन आप तीनों चीज कर सकते हैं, आप सर्विस कर सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। और सीए या सीएमए होने के बाद बड़े अच्छी पोस्ट पे आपकी जॉब लगती है, फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, डायरेक्टर फाइनेंस। तो डेजिग्नेशन वाइज भी बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है। और तीसरा कोर्स है हमारे यहाँ कंपनी सेक्रेटरी, है ना। तो कंपनी सेक्रेटरी, अभी हर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी रखना मैंडेटरी हो गया है, कुछ 250 करोड़ का अगर टर्नओवर होता है तो अगर आप सीएस करते हैं तो वो भी ऐसे ही इंटरमीडिएट और फाइनल के थ्रू आप सीएस कर सकते हैं। और उसके बाद आप कंपनी सेक्रेटरी, अच्छी कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि आजकल हर कंपनी में सीएस भी रखना मैंडेटरी है। तो ये 3 कोर्स हमारे रहे। 3 कोर्स में से ये जरूर है, कई बार स्टूडेंट के तरफ से क्वेश्चन होता है हमारा मैथ्स अच्छा नहीं है, तो मैथ्स इतना बड़ा इशू नहीं है। बात ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, तो सीए सीएमए कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है मेरा तो कैलकुलेशन भी नहीं है, तो आप सीएस में आ सकते हैं। सीएस में मैक्सिमम पेपर जो है वो लॉ से रिलेटेड होते हैं, और सीए सीएमए में थोड़े से न्यूमेरिकल पेपर होते हैं। न्यूमेरिकल इन द सेंस बिल्कुल मैथ्स टाइप नहीं होते, पर हाँ थोड़े न्यूमेरिकल होते हैं, कोई अलजेब्रा और वो सब नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल है, बिजनेस की कैलकुलेशन करना, ये करना, तो ये होते हैं। तो ये तीनों ही कोर्स हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे कोर्स हैं, और ऐसे कोर्स हैं कि करते करते आपको जॉब मिल जाएगी, इतनी अपॉर्चुनिटी है इन तीनों कोर्सेज की। और बहुत ही मनी कंज्यूमिंग है, मुझे नहीं लगता किसी में भी 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च होने वाला है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, और एक चीज है रेनू जी, कि जैसे बीकॉम के साथ कोर्स स्टार्ट कर दिया, तो स्टूडेंट बीकॉम साथ साथ एमकॉम भी कर सकता है, कि साइमल्टेनियस वो बीकॉम भी कर लिया, एमकॉम भी कर लिया, तो इधर भी उसका करियर रहेगा, है ना। तो ये कॉमर्स के हमारे 3 कोर्स हैं। अब कॉमर्स की मैं अगर और कोर्सेज की बात करूं, तो कॉमर्स में और कोर्स ये हो सकते हैं कि जैसे अपन ने पीजी कर लिया, है ना, बीयूजी किया, फिर पीजी कर लिया। अब एमकॉम किया स्टूडेंट ने, एमकॉम में बहुत सारी स्ट्रीम हो सकती हैं, है ना। क्योंकि मैं कोटा यूनिवर्सिटी में हूँ, तो हम जैसे एमकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रन करते हैं, साथ में एमकॉम बिजनेस ऐड करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मान लिया बच्चा सीए नहीं कर पा रहा है, तो जो हमने हमारे यहाँ एमकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस खोला है, उसके हमने सारे पेपर्स बहुत अच्छे रखे हैं। तो जो नॉलेज बच्चे को सीए में होती है, लगभग लगभग वही हो जाती है उसमें, और एमकॉम करने के बाद भी उसको जॉब मिल जाती है। तो हमारे एमकॉम में जैसे हमने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कंपलसरी रखा है, टैली कंपलसरी रखा है, एथिक्स एंड अकाउंटिंग भी हमने डाला है, कि क्योंकि हम अगर कहीं भी फ्रॉड देखते हैं तो वो अकाउंटिंग की फील्ड से होते हैं, कुछ ना कुछ अकाउंट्स में गड़बड़ होती है। तो हम एथिक्स का भी एक पूरा कंप्लीट मैंने स्टार्ट किया हमारे यहाँ, कि हमारे स्टूडेंट एथिकल भी होने चाहिए। एथिकल नहीं है तो आगे जाके हमारा पूरा समाज खराब होने वाला है। तो एथिक्स इन अकाउंटिंग डाला है हमने, हमने आईएफआरएस डाला है, और बिल्कुल ट्रेनिंग डाली है हमने एमबीए के पैटर्न पे। तो हमारे यहाँ का एमकॉम अकाउंटिंग फाइनेंस बहुत अच्छा कोर्स है। तो उसके बाद भी मान लिया सीए नहीं हो रहा, थोड़ा कम लेवल का स्टूडेंट है, तो वो एमकॉम भी कर सकता है। एमकॉम आप और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कर सकते हो, बिजनेस एड में, ईएफएम में। तो एमकॉम करने से फायदा ये है कि आपने एमकॉम किया,
तो कई स्टूडेंट सीए सीएस इस फील्ड में नहीं आना चाहते, जैसे कई, एक हमारे कॉमर्स में अच्छा स्ट्रीम है कि आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, हाँ है ना, तो बिल्कुल। टीचिंग भी एक बहुत अच्छा स्कोप रहता है। तो टीचिंग दोनों तरह की हो सकती है, आप स्कूल टीचिंग, स्कूल एजुकेशन में आ सकते हैं या हायर एजुकेशन में आ सकते हैं, है ना। तो स्कूल एजुकेशन में आपने एमकॉम किया, उसके साथ आप रीट और ये बीएड करके आप स्कूल टीचिंग में आ सकते हैं। लेकिन आपको अगर कॉलेज एजुकेशन में आना है, जो कि आजकल बड़ा बच्चों को पसंद का करियर होने लग गया कॉलेज यूनिवर्सिटी में आना, क्योंकि जब से 7th पे कमीशन आए, स्केल्स बहुत अच्छे हो गए हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के। तो इवन कई सीए और सीएमए आजकल टीचिंग लाइन में आने लग गए हैं। कि अभी मैं इंटरव्यू में आरपीएससी में गई थी, कई कैंडिडेट ऐसे थे जो सीए और सीएमए किए हुए थे, तो वो लेक्चरर बनना चाहते हैं, क्योंकि लेक्चरर एक कहें अपन बहुत पीसफुल जॉब है, तो और हम्म। स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है। तो सीए करने के बाद भी लोग टीचिंग लाइन में आना चाह रहे हैं कि वो कॉलेज में टीचर बन जाए, स्केल अच्छे हैं, पीसफुल है, सब कुछ है। तो टीचिंग के लिए अभी गवर्नमेंट ने ये किया है कि अगर किसी स्टूडेंट ने सीए सीएमए और सीएस कर रखा है, तो वो डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकता है। एक बड़ी अचीवमेंट ये भी हुआ है। अच्छा। तो आप टीचिंग लाइन में, हाँ, स्कूल लेवल में भी आ सकते हैं, कॉलेज लाइन में भी आ सकते हैं, लेकिन टीचिंग में किस ढंग से आना होगा उसका एक निश्चित प्रोसेस है। आप टीचिंग लाइन भी एक ऑप्शन कॉमर्स में ले सकते हैं। तो ये 2 करियर रहे। और इसके साथ साथ हम कहें कि मेन तो प्रोफेशनल कोर्स रहा, दूसरा हम कहें कुछ गवर्नमेंट जॉब हमारे पास है। तो गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉमर्स का बच्चा है तो बहुत सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कोर्स हम्म। से रिलेटेड वैकेंसीज आती हैं, एसएससी की आती है, रेलवेज की आती है, अकाउंटेंट की आती है बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स में। और इसके बाद हम कहें सिविल सर्विसेज, चाहे वो पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या सेंट्रल हमारा यूपीएससी हो, तो आप यहाँ से यूजी या पीजी अपना कॉमर्स सब्जेक्ट ऑप्ट करके आप ये एग्जाम भी, सिविल सर्विसेज भी दे सकते हैं, है ना। अब हम टीचिंग पर आए, तो टीचिंग का जैसे मैंने बताया, स्कूल एजुकेशन हो सकता है, साथ में कॉलेज एजुकेशन हो सकता है। तो कॉलेज एजुकेशन के लिए आज ये कंपलसरी है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए कि कैंडिडेट ने नेट या स्लेट क्लियर कर रखा हो। फ्लैट किया। तो अगर, हाँ, तो आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको पहले नेट क्लियर करना पड़ेगा, नेट इन कॉमर्स, नेट या स्लेट इन कॉमर्स। अब आपका वो क्लियर होता है तो आप लेक्चरशिप के एलिजिबल हो जाते हैं। अभी एलिजिबल हुए केवल, तो जब भी वैकेंसी आती है आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो भी कंसर्न पीएससी है, आपने जहां अप्लाई किया है, तो वहां पीएससी की तरफ से अपना भी एक एग्जाम होता है, तो वो आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। फिर वो जो इंटरव्यू और वो सारा प्रोसेस होता है, तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी टीचर बन सकते हैं। लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आने के लिए आपको पीएचडी करना भी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, सारे प्रमोशन क्योंकि उसके बेसिस पे ही होते हैं, अपन ये जानते ही हैं। तो पीएचडी करने के लिए अभी सीए सीएमए और सीएस इंस्टीट्यूट के साथ यूजीसी का एक वो हुआ है एमओयू, कि अगर किसी कैंडिडेट ने सीए सीएस या सीएमए किया हुआ है और पीजी नहीं किया हुआ है, तो उसे भी एलिजिबल फॉर पीएचडी माना जाएगा। अच्छा, ये एक बड़ी मतलब चीज है। एमकॉम पीजी की जरूरत नहीं है, इन तीनों में से हाँ, सीए सीएमए और सीएस में से वो वहां जा सकता है बीकॉम हाँ, के बाद। हाँ, तो ओके। वो भी पीएचडी करने के लिए जा सकता है। हालांकि ओके। जैसे ही सीए सीएमए कैंडिडेट कोई आ जाता है, तो सिंपल एमबीए वाले थोड़े टेंशन में आ जाते हैं कि हाँ। हमारी सीट ये ले लेगा। नेचुरल है, तो उसको थोड़ी सी नॉलेज हाँ, ज्यादा हो जाती है नॉर्मल हाँ, स्टूडेंट से। तो मैं तो इसीलिए सारे स्टूडेंट से कहना चाहूंगी कि कोई ना कोई इनमें से कोर्स जरूर उसको ऑप्ट कर लेना चाहिए। एमकॉम कर रहा है साथ में, अगर आपको कैलकुलेशन पार्ट अच्छा है तो आप सीएमए करिए, सीए करिए, नहीं तो आप सीएस कर लीजिए, क्योंकि आपकी इससे नॉलेज बहुत एनहांस होती है। मैंने ये खुद फील किया है, क्योंकि मैं सीएमए थी और मैंने जब लेक्चरशिप का इंटरव्यू दिया, रिटन में एग्जाम में तो फायदा मिला ही मिला। जब मैंने आरपीएससी दिया, तो आरपीएससी चेयरमैन साहब जब मेरे इंटरव्यू बोर्ड में थे, तो सीएमए देख के उनका बिल्कुल मेरे लिए अलग ही उनका बिहेव था कि आप सीएमए हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो पाता है और आप खुद इंटरव्यू अच्छा दे पाते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज एक्स्ट्रा आ चुकी होती है, सब्जेक्ट की डेप्थ आ चुकी होती है। तो स्टूडेंट को मेरे हिसाब से सीएमए सीएस सीए जो भी उसको ठीक लगे अपने हिसाब से ज्वाइन जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे नॉलेज तो बहुत बढ़ती है, चाहे टीचिंग फील्ड में ही आपको आना है। तो ये हमारे तीनों कोर्सेज बताए मैंने। एमकॉम के बारे बताया। एमकॉम केवल यही नहीं होता, आजकल बहुत सारे एमकॉम स्पेशलाइजेशन के साथ भी होने लगे हैं, इवन बीकॉम भी होने लगे हैं। बीकॉम अच्छा। विद कोई ना कोई अटैचमेंट के साथ होते हैं, ऐसे ही एमकॉम भी बहुत सारे सब्जेक्ट में एमकॉम हो चुके हैं। तो ये सारे कोर्स हम कर सकते हैं। तो ये यूजी और पीजी की बात रही।
तो इसके साथ साथ हम आज कई बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ड्यूअल डिग्री भी दे रही हैं, है ना। तो ड्यूअल डिग्री में बीकॉम एमकॉम इंटीग्रेटेड इस तरह की भी चीजें आ रही हैं, स्पेशलाइजेशन वाली चीजें भी आ रही हैं। और अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो अभी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बीकॉम ऑनर्स भी एक टर्म आया है। हालांकि पहले भी होता था, पर पहले बीकॉम ऑनर्स 3 साल का ही होता था, है ना। तो 3 साल का आपने बीकॉम किया, फिर आप एमकॉम करेंगे, फिर पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। अभी एनईपी में ये आया है कि वो बीकॉम ऑनर्स 4 साल का होगा। अच्छा। और फिर आपको पीजी करने की जरूरत नहीं है, आप 4 साल का बीकॉम ही करेंगे, उसको बीकॉम ऑनर्स डिग्री मिलेगी। और उस बीकॉम ऑनर्स 4 इयर्स के बाद आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए एलिजिबल है। तो जो अच्छा। बच्चे रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, इस तरह से उनका 1 साल बच जाएगा। अच्छा है। उनको बीकॉम ऑनर्स करना है, 4 साल लगेंगे, वरना बीकॉम और एमकॉम करने में अपने 5 साल लगते थे। 5 साल 4 साल करके और डायरेक्ट आप पीएचडी में आ जाएंगे। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बीकॉम ऑनर्स का नया प्रोविजन आया है। तो इसमें मिनिमम ये भी 1 कर मिनट में सकते हैं। आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। जैसे आप पीएचडी कर सकते हैं, जनरली हम देखें पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जाता है। तो जो ये जैसे सीएमए सीए सीएस हैं या बीकॉम ऑनर्स करने के बाद वो पीएचडी करेंगे, तो क्या एंट्रेंस टेस्ट इनको भी देना पड़ेगा या डायरेक्ट पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? अभी तक रेणु जी ये होता था कि हर यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होता था। हाँ, और हाँ। कुछ यूनिवर्सिटी तो क्या करती थी कि अगर कोई नेट क्वालिफाई कैंडिडेट है तो वो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट कर देती थी, उसको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, उसका डायरेक्ट एंट्री होगा और बाकी को देना पड़ेगा। लेकिन शायद आपने अभी अभी पढ़ा हो कि कुछ 1-2 महीने पहले ही आया है कि यूजीसी ने क्या किया है कि जो अपना एनटीए एग्जाम होता है, एनटीए के थ्रू नेट का एग्जाम, तो वो नेट में अभी तक 2 तरह के रिजल्ट निकालते थे, नेट जेआरएफ एंड नेट फॉर लेक्चरशिप, 2 निकालते थे, हम सबको पता है। तो जेआरएफ का मतलब होता था जो बच्चे टॉपर्स कैटेगरी में आ गए हैं उनको जेआरएफ मींस अगर वो पीएचडी करेंगे तो उनको कुछ अमाउंट फेलोशिप मिलती थी, कुछ क्या कहें बहुत हैंडसम अमाउंट मिलती थी, नियर टू 40-50,000, और वो 50,000 पर मंथ फॉर 5 साल के लिए मिलती थी। तो वो जेआरएफ, और दूसरा होता था फॉर लेक्चरशिप कि आपको फेलोशिप तो नहीं मिलेगी लेकिन नेट के थ्रू आप लेक्चरशिप के एलिजिबल हो गए। अभी 2 महीने पहले यूजीसी ने ये किया है कि अब नेट का रिजल्ट 3 कैटेगरी में आएगा। फर्स्ट इज जेआरएफ, टॉपर बच्चे होंगे जेआरएफ, दूसरे बच्चे होंगे जो लेक्चरशिप के एलिजिबल, और थर्ड कैटेगरी होगा नेट फॉर पीएचडी, कि पीएचडी का एग्जाम अब यूनिवर्सिटी को अपने लेवल पे करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे नेट फॉर पीएचडी क्लियर हो गए हैं तो वो बच्चे पीएचडी करने के लिए एलिजिबल है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी यही मैंने सुना है अभी कि शायद इस बार से नेट का एग्जाम, वो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट ना कराया जाए। जो नेट से क्लियर बच्चे आ रहे हैं नेट फॉर पीएचडी, उन स्टूडेंट्स को ही पीएचडी में एडमिशन मिल पाएगा। क्योंकि कई बार कुछ गड़बड़ियां, कुछ ना कुछ कोई इंस्टीट्यूट कर लेते हैं, तो शायद यूजीसी का एक ये बहुत अच्छा कदम है कि वहीं से बच्चे पास आउट निकलेंगे और उनको ही पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, सेम एग्जाम देके निकलेंगे। तो ये कभी बाइजनेस और इस तरह के एलिगेशन वाली चांसेस भी बिल्कुल तरह से खत्म हो जाते हैं। तो नेट की अब 3 कैटेगरी है, तो आप वो एग्जाम क्लियर करें और आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो और जाए। किसी भी इंस्टीट्यूट से वो कर सकते हैं? वो तो एनटीए कराएगी जो नेट कराती है अच्छा। ना। एनटीए आजकल यूजीसी की जगह एनटीए एजेंसी बना दी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो एग्जाम वो कराएगी, नेट क्लियर, नेट का एग्जाम, और नेट का रिजल्ट जो आएगा वो 3 कैटेगरी में आएगा। 3 में बिल्कुल। सबसे टॉपर स्टूडेंट फॉर जेआरएफ, सेकंड फॉर लेक्चरशिप एंड थर्ड फॉर पीएचडी। थर्ड कैटेगरी के केवल पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, वो जेआरएफ के लिए नहीं है लेकिन पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। पीएचडी, लेकिन और पीएचडी के ये क्लियर करने के बाद वो किसी भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी फिर वो कर सकते हैं, हाँ, किसी भी इंस्टीट्यूट से वो कहीं भी पीएचडी? अप्लाई कर सकते हैं, बस वहाँ सीट अवेलेबल होनी चाहिए, तो वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां अगर सीट अवेलेबल है तो हाँ, उनको हाँ। वो सीट मिल जाएगी। ये ओके, एक ये तो अच्छी चीज हुई है। अच्छी चीज है, ये सही है, बिल्कुल। हम्म ये तो आपने पूरा कॉमर्स का हमारे सामने बताया कि किस तरीके से अगर बच्चे बीकॉम या एमकॉम करते हैं तो उस किस तरीके से अपने कैरियर को उड़ान दे सकते हैं, वो सारी चीजें आपने बताई हैं। देखिए, मेहनत तो चाहे आप इंजीनियरिंग करें, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप कॉमर्स, सब में है मेहनत, तो आपको करनी पड़ेगी। ये हमने हम्म कॉमर्स की बात करी, मिनिमम मैनेजमेंट की बात। तो कहते हैं ना, हमारी जिंदगी में मैनेजमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने भी जिक्र किया था टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट अगर हमारा सारा सही चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, तो शायद हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ही हमारा डगमगा जाता है, तभी हम शायद पीछे हट जाते हैं। मैनेजमेंट में कैरियर के लिए क्या चांसेस है, किस तरीके से जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उड़ान भर सकते हैं? हाँ,
मैनेजमेंट को हम जनरली कॉमर्स के साथ अटैच करके बोलते हैं, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, क्योंकि बिल्कुल रिलेटेड जैसा ही सब्जेक्ट है, काफी कुछ कंटेंट भी मैच ही होता है। तो मैनेजमेंट तो जैसा हम जानते हैं हर फील्ड में ही मैनेजमेंट जरूरी है, और मैनेजमेंट डिग्री की बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि मैनेजमेंट की डिग्री हर जगह एलिजिबल हो जाता है कैंडिडेट, हर फील्ड में मैनेजमेंट ट्रेनी एमबीए स्टूडेंट की जरूरत होती है। तो आप एमबीए तो पहले, अपन कई साल पहले की बात करें तो केवल सिंपल एमबीए हुआ करता था। आजकल एमबीए भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन के साथ होने लग गया है ना। एमबीए फाइनेंस, एमबीए एचआर, एमबीए मार्केटिंग, ये तीन तो थे ही। अब जैसे एमबीए इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स, है ना। तो इस तरह से एमबीए, बहुत सारे एमबीए होने लग गए। अब लेकिन स्टूडेंट के सामने आता है कि वो एमबीए कहाँ से करे, है ना। तो एमबीए करने के लिए आईआईएम्स तो बेस्ट है ना। तो दरअसल एमबीए के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे एग्जाम कराए जाते हैं, कि जैसे हम सुनते हैं एक तो कैट का एग्जाम, है ना। कैट का एग्जाम जो आईएम्स, स्पेशली आईएम्स में एडमिशन के लिए होता है। कुछ प्राइवेट कॉलेज भी इंडिया लेवल के ऐसे हैं जो इक्वल टू आईएम्स को टक्कर देते हैं, है ना। तो जैसे एक तो है एक्सेलराई, एक्सेलराई जमशेदपुर एंड एक्सेलराई न्यू दिल्ली। एक्सएलआरआई जो जमशेदपुर है वो स्पेशली एचआर एमबीए के लिए है, और दिल्ली वाला और भी एमबीए के लिए है। तो एक्सएलआरआई अपना एक जेड एक्समेट एग्जाम कराते हैं, उनका अपना एक एग्जाम होता है, उसके थ्रू आपका एक्सएलआरआई में एडमिशन हो जाता है। और कैट का एग्जाम मैंने जैसे बताया, कैट के एग्जाम के थ्रू सारे आईएम्स में, कुछ अच्छे एमबीए इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन होता है। इसके बाद जैसे एक नरसी मोंजी, एक बड़ा नाम है जो मुंबई में इंस्टीट्यूट है, तो नरसी मोंजी अपना एक एग्जाम कराते हैं, उसके थ्रू आपका हो सकता है। तो ऐसे कई बड़े कॉलेजेस हैं वो अपना एग्जाम कराते हैं, या फिर कैट स्कोर के बेस पे हो सकता है। अब मैं यहाँ एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी शेयर करूंगी, क्योंकि अभी मेरे बेटे ने क्लियर किया। तो ये जो कैट का एग्जाम होता है ना, कई बार स्टूडेंट को लगता है कि खाली कैट स्कोर के बेस पे ही आईएम मिल जाता है। तो कैट का स्कोर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब वो सिलेक्शन वाला लेवल आता है तो उसमें खाली कैट स्कोर के बेस पे सिलेक्शन नहीं होता। कैट स्कोर को एक फिक्स वेटेज होता है, कोई इंस्टीट्यूट 25%, कोई 30%, इतना ही वेटेज रखते हैं, 35 मान लें। तो टोटल 100 मार्क्स हैं अगर उसमें, तो कैट स्कोर का कुछ वेटेज होगा 25 to 35%। बाकी का वेटेज और चीजों का है ना। जैसे आपके प्रोफाइल का, कि आपकी शुरुआत की एजुकेशन में क्या आपकी स्कोर रहे, 10th में, 12th में, बीकॉम में, या बीएससी में, जिसमें भी रहे, है ना। अगर आपने जॉब की हुई है तो उसके भी कुछ वेटेज होता है ना, उसको वेटेज मिलेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो उसको भी वेटेज होता है। और जो सबसे बड़ी बात है, मैं ये बताऊं कि जब हमारे बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं ना, और वो इंजीनियरिंग के बाद भी, आप जनरली को सुन लीजिए, फिर एमबीए करते हैं, है ना। इंजीनियरिंग कर लिया, अब उन्हें एमबीए करना है, तो इंजीनियरिंग को बिल्कुल भी वेटेज नहीं है कैट के एग्जाम में। अच्छा हाँ, ये अच्छा। मुझे अभी मेरे बेटे ने किया, जब ये क्लियर हुआ रहा है कि अगर इंजीनियरिंग की बजाय किसी कैंडिडेट ने बजाय इसके बीकॉम किया होता, एमकॉम किया होता, और वो फिर कैट स्कोर में आता, तो उसको एक्स्ट्रा वेटेज मिलता। मतलब आप ये अच्छा देखिए, अभी मेरे बेटे का कई आईएम्स में हुआ है, अहमदाबाद में नहीं हो पाया, तो हमें सभी लोगों ने ये कहा कि ये अगर इंजीनियरिंग की जगह कॉमर्स ग्रेजुएट होता तो इसको आईएम अहमदाबाद मिलता। तो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए बड़ी भारी अपॉर्चुनिटी है कि अपन बीकॉम करें और उसके बाद हम कैट की तैयारी करें, तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज वहां मिलने वाला है। आप इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करेंगे तो उतना वेटेज नहीं है जितना आप बीकॉम के बाद एमबीए करेंगे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत बीटेक बड़ा किया अच्छा बच्चा भी एमबीए में आ रहा है, तो हम हाँ, बीकॉम करके क्यों ना उसकी तैयारी करें, तैयारी करें, सही एमबीए की बात है। तैयारी, है ना। ये बहुत अच्छा है। तो आप हाँ देखें कि आईआईएम्स बहुत सारे हैं इस टाइम, देश में 21 आईआईएम है। आईआईएम में आपका एमबीए के लिए एडमिशन हो सकता है। नरसी मोंजी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, हालांकि थोड़ा कॉस्टली है। एमडीआई गुड़गांव है, आईएमटी गाजियाबाद है। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी ऐसे हैं, जैसे सिम्बायोसिस है ना, एसपी जैन कॉलेज है। तो ये कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनसे एमबीए करने के बाद मतलब मिनिमम 20 लाख का पैकेज तो आपको आराम से मिल जाता है, और आईएम के बाद तो अपन माने और 30-40 लाख का पैकेज मिलता है। और पैकेज तो क्या कहें, आईएम तो अपने आप में एक टैग है कि आपका पूरा बिल्कुल, लाइफ आपकी बन गई। एग्जैक्टली तो बिल्कुल। ये, हाँ बिल्कुल ये है। तो एमबीए बीकॉम आप करें, कॉमर्स लाइन में रहें, बीकॉम एमकॉम के बाद फिर आप एमबीए करें, तो आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है। तो जैसे एमकॉम के लिए मैंने कहा कि कुछ कॉलेज अपने देश में जो फेमस है, अगर आपका एडमिशन वहां होता है, आप 12th में बहुत अच्छे स्कोर ला पाते हैं, जैसे सभी ने सुना है कि हमारे यहाँ का इंडिया का टॉप कॉलेज कह सकते हैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, है ना, न्यू दिल्ली का।
तो वहाँ मतलब 99 प्लस ही परसेंटाइल वाला बच्चे का होता है, तो वहां से करें आप। लेडी श्री राम गर्ल्स के लिए भी कॉलेज है, सेंट जेवियर कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई फेमस कॉलेज हैं, बाकी मुंबई के कॉलेज हैं, सिम्बोयसिस कॉलेज है, ये सारे कॉलेज हैं। और बाकी अपन अपने राजस्थान की बात करें, हर स्टूडेंट ही कोई दिल्ली नहीं जाता है, तो अपने राजस्थान में भी काफी अच्छे कॉलेज हैं और अपनी यूनिवर्सिटीज हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज से करिए, मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि जहां तक वो आप स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि प्राइवेट में अपन कई कई केसेस देखते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी कब ये आ जाता है कि ये गलत चल रही थी, ये गलत हो रहा बिल्कुल था। तो स्टेट बिल्कुल। को लें। और अपन कोटा के स्टूडेंट हैं, अगर कोटा के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो मैं यही कहूंगी कि कोटा यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी रखें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और हम बहुत अच्छा चीजें कर रहे हैं। कोटा यूनिवर्सिटी में भी एमकॉम तो है ही है, 2 सब्जेक्ट्स में एमकॉम होता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ एमबीए भी है। एमबीए हम 3 स्ट्रीम में हमारे यहाँ चलता है। एमबीए सिंपल है, जिसमें एचआर, फाइनेंस और मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है। उसके साथ एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस होता है हमारे यहाँ। एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एमबीए अच्छा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी कोविड के बाद एक नया स्कोप वाला एमबीए आया है कि आप ये वाला अगर एमबीए करते हैं तो हॉस्पिटल में आपको मैनेजमेंट पोस्ट मिल जाती है। तो हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। एमबीए हॉस्पिटलिटी भी होती है ना, हाँ। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी एमबीए होता है। तो जिस एमबीए में आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आपको इंटरनेशनल बिजनेस में जाना है, आपको फाइनेंस एरिया में जाना है, या आपको मार्केटिंग पसंद है, जो आपके इंटरेस्ट को अगर एक सेम लगता है, आपको इस फील्ड में जाके एमबीए करना चाहिए। और एमकॉम मैंने बताया, एमबीए के मैंने फेमस कॉलेज भी बताए। और बाकी अगर कोटा के स्टूडेंट हैं तो आप कोटा यूनिवर्सिटी से निश्चित करिए। तो ये रहा हमारा एमबीए एमकॉम। और इसके साथ साथ ही मैं ये और एक नया स्कोप और रेणु जी बताना चाहूंगी कि आजकल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स का भी बहुत वो हो गया है, क्रेज कह अच्छा दें, अच्छा। ट्रेंड कह दें, और डिमांडिंग हो गए है ना। तो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स ये बहुत होने लगे हैं। तो दरअसल इन कोर्सेज का बेनिफिट ये है कि आप जैसे डिग्री कर रहे हैं, ग्रेजुएशन या पीजी, तो आपको इनके साथ साथ ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी कर लेने चाहिए, क्योंकि साइमल्टेनियसली आप 2 चीज कर सकते हैं और ये आपके लिए करियर में बहुत पॉजिटिव रहेंगे। क्योंकि आजकल नए नए स्कोप आ रहे हैं, जैसे अपन देखते हैं कि एनएससी बीएससी हैं, अपने स्टॉक एक्सचेंज है, ये अपने कोर्स कराते हैं। तो आपको स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, अपन शेयर मार्केट में देखते हैं आजकल शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो बिल्कुल। यहाँ भी बहुत सारे जॉब हैं। तो आप ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है। अपन देख रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर भी डे बाय डे बढ़ रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस अब केवल अपने लाइफ का ही इंश्योरेंस नहीं है, आजकल हर चीज का हर चीज इंश्योरेंस हो का गया, होने लग गया, बिल्कुल हर चीज बिल्कुल। का इंश्योरेंस हो गया है ना। इंश्योरेंस में भी अब मेरे इंश्योरेंस से बात याद आई कि कई बार अपने साथ जैसे कोई लॉस हुआ सपोज, है ना, हम्म, कोई चीज जल गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसका वैल्यूएशन करना होता है। तो हम्म। उसके वैल्यूएशन के लिए भी सीएमए को जॉब मिलती है कि उसका एग्जैक्ट अच्छा। वैल्यूएशन कौन करे। तो वहां भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। अब मैंने सर्टिफिकेट कोर्स का डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस होता है, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एनएसडीएल, सीडीएल, सीएसडीएल की तरफ से होता है। कैपिटल मार्केट का आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। आप सर्टिफाइड बैंक मैनेजर प्रोग्राम का कर सकते हैं, सर्टिफिकेट फाइनेंशियल प्लानिंग का कर सकते हैं। क्रिसल भी अपनी तरफ से कोर्स कराते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स वो कर सकते हैं। डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विसेज कर सकते हैं, कमोडिटीज मार्केट का कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इवन, वो कोर्स करा रहे हैं। इवन आप अब आईआईएम की साइट पे जाके देखेंगे ना, कोविड की बात से हुआ बहुत सारे आईआईएम्स भी अपने ऑनलाइन कोर्सेज करा रहे हैं, है ना। ऑनलाइन कोर्सेज में आपको पूरी ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स होगा और बड़ा स्ट्रिक्ट वे में होता है। पूरा पास आउट करने के बाद आपको आईआईएम की डिग्री मिल जाएगी उस कोर्स के लिए। तो आप ऐसा भी कोर्स कर सकते हैं। आप अगर मान लिया रेगुलर एमकॉम कर लिया, अब आप जॉब कर रहे हैं, मान लिया आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन चीजें भी कर सकते हैं। अपनी क्वालिफिकेशन को हमें कैसे ना कैसे एनहांस करना है। आपकी सिचुएशन है, आप रेगुलर कोर्स कर सकते हैं, रेगुलर करिए, बेस्ट है। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों से अगर आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, तो आजकल ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग बहुत सारे ऑप्शन है। इग्नू है, आपकी वीएमओयू है, इग्नू बहुत सारे अच्छे कोर्स चला रही है। तो आप अपनी नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहिए, अपनी डिग्रीज को हमेशा एनहांस करते रहिए। इतने सारे आज के ऑप्शन हैं कि स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। आजकल हर तरह की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आपकी जो सिचुएशन है, आप उसमें वो चीज कर सकते हैं। आपको जितना कॉस्टली चीज करनी है, रीजनेबल करनी है, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे करा रहे हैं। कई बार बच्चों को हेजिटेशन होता है, नहीं उन्हें प्राइवेट में ही पढ़ने जाना है, फैमिली के ऊपर भी
प्रेशर डालते हैं हमें इसी कॉलेज से पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़िए, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़िए, तो आप बहुत कम खर्च में भी आप अच्छी डिग्री, अच्छे इंस्टीट्यूट की डिग्री ले पाएंगे। पढ़ना तो आपको ही है, चाहे आप प्राइवेट से पढ़ लें चाहे आप रेगुलर से पढ़ लें। और आपको गवर्नमेंट में टीचिंग के तो सारे लोग एक तरह से फुल क्वालिफाइड मिलेंगे। हाँ, सही बात है। कोई टीचर नहीं पढ़ाता, आप पीछे पढ़िए ना कि हमें पढ़ाइए, हाँ, हम आए क्लास तो सब पढ़ाएंगे। तो ज्ञान आपको लेना है। हाँ बिल्कुल। तो आपने मिनिमम एक यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की बात की थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा भी मैनेजमेंट का कोर्स कराती है। हाँ, तो क्या यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में अगर एमबीए में एडमिशन लेना है तो क्या उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है या किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा, मेरे स्लिप हो गया। दरअसल हमारी यूनिवर्सिटी में या कहें राजस्थान में एडमिशन के लिए, राजस्थान के किसी भी कॉलेज या उसमें कहते हैं हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए आरमेट का एग्जाम होता है। तो आरमेट का एग्जाम, वो एग्जाम स्टूडेंट को करना होता है, और उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद वही जैसे काउंसलिंग होती है, उसमें उसको अपना ऑप्शन डालना होता है कि किस यूनिवर्सिटी से उसको एमबीए करना है। तो जैसे कोटा यूनिवर्सिटी में ये अच्छा है कि हमारे पास 30 सीट्स गवर्नमेंट सीट्स हैं। तो गवर्नमेंट सीट होने से क्या होता है, उसकी फीस बहुत ही कम फीस है, तो उस फीस पे आपका एमबीए हो जाता है। तो आरमेट का एग्जाम क्लियर करना है और फिर कोटा यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारे पास 3 एमबीए हैं। एक सिंपल एमबीए जिसमें हम मार्केटिंग, एचआर और फाइनेंस स्पेशलाइजेशन देते हैं। दूसरा है एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, और तीसरा है एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो 3 तो एमबीए डिपार्टमेंट में चलते हैं और 2 एमकॉम, एमकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जो मैंने बताया बहुत अच्छा कोर्स है। आप उसमें आ सकते हैं और डायरेक्ट जॉब हो सकता है। इवन हमारे यहाँ से लगभग 2-3 बच्चे हर बार नेट क्लियर होते हैं, क्योंकि हम इतना क्लासेस पे जोर देते हैं कि शायद अगर एक स्टूडेंट भी आया है तो हमारी क्लासेस हो रही है। तो पूरी इसकी नेट की गाइडेंस सब कुछ मिलेगी। तो हमारे यहाँ का एमकॉम भी काफी अच्छा है, एमकॉम बिजनेस एड भी हमारे यहाँ। और इस साल से हम प्रयास कर रहे हैं कि जो मैंने अभी सर्टिफिकेट कोर्स की बात की थी, कि हम कोटा यूनिवर्सिटी में भी कुछ सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने वाले हैं, स्पेशली जैसे रिलेटेड टू जीएसटी एंड इनकम टैक्स। क्योंकि जीएसटी इतना डिमांडिंग है, हर शॉपकीपर को, हर बिजनेस को जीएसटी अपना फाइल करना है। तो हमने ये सोचा है कि हम सर्टिफिकेट कोर्स 1 ईयर का या 6 मंथ का डिपार्टमेंट में स्टार्ट करें जीएसटी का। तो हमारा स्टूडेंट या जो भी हमारे एडमिशन लेता है वो जीएसटी को पूरी तरह से समझ पाएगा, और फिर क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो जीएसटी की प्रैक्टिस शुरू कर पाएगा। तो एक तरह से एम्प्लॉयबिलिटी उसकी काफी बढ़ जाएगी। तो ये हम कोर्स शुरू कर रहे हैं, है ना। इसके साथ साथ मैं जब से हेड बनी हूँ, हम काफी इस तरह की एक्टिविटी करा रहे हैं, जैसे स्टार्टअप से रिलेटेड। क्योंकि खाली नौकरी ही एक ऑप्शन नहीं होता, बच्चे के सामने जॉब ही नहीं होता, वो नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी प्रोवाइडर बनना चाहिए। हम ये भी चाहते हैं, है ना। अपने मोदी जी तो अपन प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो हमेशा कहते हैं बच्चा अपना कुछ करे, सर्विस लेने वाला नहीं देने वाला बने। देने वाला तो बने। अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने स्टार्टअप से रिलेटेड भी कई सारे सेशंस कराए हैं। जो हमारा आई स्टार्ट सेंटर है राजस्थान का, उसके कोलोब्रेशन में कराए हैं। तो कैसे कोई स्टूडेंट अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस शुरू करके भी अपना करियर बना सकता है। लेकिन हाँ, आपको फिर भी एक क्वालिफाई तो होना चाहिए। आप कम से कम पीजी तो करके रखें, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। क्योंकि आप में नॉलेज होती है तो आप चीजों को, आप रूल्स को, रेगुलेशन को, जो गवर्नमेंट से आपको अवेलेबल चीजों की फैसिलिटीज हैं, वो आप जल्दी समझ पाते हैं, बजाय कि आप बिल्कुल कम पढ़े लिखे। थोड़ा पढ़ना तो हमेशा आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो आप पीजी डिग्री लें, साथ में स्टार्टअप करने का सोचें। तो इस तरह से ये काफी सारे रहे। और जैसे मैंने सीए सीएम में बताया, तो इनका तो तीनों का करियर ऐसा है कि आप चाहे किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में लग सकते हैं, चाहे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में लग सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में हो सकते हैं, हर जगह इनकी अपॉर्चुनिटी बहुत बेस्ट है। तो हमेशा साइंस ही करियर नहीं है, ये स्टूडेंट का इस टाइम एक सोचने का टाइम है कि कॉमर्स और मैनेजमेंट में बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। हम जबरदस्ती हर बच्चे को एक ट्रेंड में भेज देते हैं कि साइंस में जाए, साइंस में जाए। ठीक है, स्टूडेंट का मन है तो उधर जाए, लेकिन फिर भी कॉमर्स में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और बहुत कम खर्च वाले ऑप्शंस हैं। तो ये मेरे हिसाब से स्टूडेंट को सोचना चाहिए। फिर भी आप मेरा बच्चों को लिंक या नंबर भी दे सकते हैं, मेल आईडी, कि पर्सनली भी किसी स्टूडेंट को मेरे से गाइडेंस लेनी है। मुझे ये अच्छा बहुत लगता है कि कभी कोई स्टूडेंट करियर के लिए पूछे तो मैं उसको पर्सनली भी सारी चीज बताने को रेडी हूँ। कोई चीज छोटी मोटी रह गई हो और भी किसी को कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्स मैंने बताया, अभी हमारा एक स्वयं प्लेटफॉर्म है, यूजीसी का ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्वयं प्लेटफॉर्म है, नेट पर आपने सुना होगा। तो उस पे भी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं।
स्वयं प्लेटफॉर्म पे भी, तो आप स्टूडेंट उस प्लेटफॉर्म पे जाके डायरेक्ट भी वहां से कोर्स कर सकता है, वो उसका अच्छा। स्टडी मटेरियल ले, एग्जाम दे और आपको उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो जैसा हम्म, मैंने कहा ना, अपनी एनहांस नॉलेज हमेशा अपडेट रखते रहे, नॉलेज को हमेशा एनहांस करें, क्योंकि आप में नॉलेज होगी तभी तो जॉब मिलेगा ना आपको। आप अगर क्लास में नहीं आएंगे, कुछ डिग्री नहीं लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा अपने आप में इनपुट नहीं लेंगे, तो कोई आपको जॉब भी क्यों देने वाला है? फिर हम कहें कि प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो ये तो ठीक नहीं है। आप अपने आप को अपडेट करिए, आपको नौकरी तो आराम से घर आए मिलने वाली है। सही तो बात ये है। मेरा स्टूडेंट को कहना है। नहीं, बिल्कुल और कोई बहुत क्वेरी? अच्छी बात आपने यहाँ पर मैंने मैम बताया, सही बात है कि देखिए कहते हैं ना कि जब हमें प्यास लगती है तो आपको खुद पानी के पास जाना पड़ता है, कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं आपके पास नहीं आएगा। तो आपको ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए अवसर बहुत सारे हैं, लेकिन उन अवसरों में से खोजना पड़ेगा कौन सा अवसर मेरे लिए उचित रहेगा। एक सवाल मेरा थोड़ा सा यहाँ पे, हम एमबीए का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, तो जनरली वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी जो नए बच्चे हैं जिनको अभी नहीं पता है, एमबीए जो होता है उसका टाइम पीरियड कितना रहता है, कितने ड्यूरेशन में होता है एमबीए का कोर्स अपना? एमबीए हमारा 2 साल का होता है, जनरली 2 साल का होता है। कुछ आईआईएम्स एक एमबीए, आपने सुना होगा, एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, हाँ हाँ है ना, हाँ। एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी होता है। पर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए क्या होता है कि आप जॉब में जब आ चुके हैं, आप इंजीनियर या किसी भी जॉब में हैं, आप जॉब में जब आपकी एटलीस्ट 3 to 5 years की जॉब एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं मुझे एमबीए करना चाहिए, तो वो एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है। तो वो एमबीए जो होता है वो जनरली 1 year का होता है। बाकी नॉर्मली एमबीए 2 years का होता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ आईआईएम उसको एमबीए नॉमेनक्लेचर कहते हैं, कुछ जगह उसको पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डीबीएम कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कहते हैं। एमबीए को नॉमेनक्लेचर थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर बिल्कुल। जनरली एमबीए 2 years का कोर्स है ना। और इसमें एमबीए एग्जीक्यूटिव जो है वो 1 year का कोर्स है। अच्छा, इसमें ये ईयर वाइज है या सेमेस्टर्स हैं इसमें? क्योंकि जैसे अपन इसमें सेमेस्टर अपन है। हाँ, न्यू पॉलिसी की जो बात कर रहे थे अपन, नई शिक्षा नीति की, उसमें तो शायद बीकॉम वगैरह में इनमें भी सेमेस्टर सिस्टम हो चुका है। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो अब क्या हुआ है, अपनी यूनिवर्सिटी ने भी अडॉप्ट कर लिया है। तो बीकॉम से ही वो हो गया है सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर हर छह सिस्टम हो महीने गया। बाद हाँ एग्जाम होना हाँ, है, सेमेस्टर एग्जाम हो सिस्टम गया। है, हाँ चाहे हाँ। बीकॉम है, चाहे एमकॉम है, चाहे। और एमबीए में तो शुरुआत से ही था। एमबीए में तो मैं 2008 से इस यूनिवर्सिटी में हूँ, तब से ही सेमेस्टर था। लेकिन अब बीकॉम और एमकॉम में भी सेमेस्टर सिस्टम हो गया है। सेमेस्टर लेकिन सिस्टम हो जैसे चुका। आईआईएम्स है, आईआईएम्स में सेमेस्टर नहीं होता, बट ट्राइमेस्टर होता है। एक साल अच्छा, में 3 बार होता है। तो तीन आप ये सेमेस्टर्स देखिए, हैं। कई बार हमारे स्टूडेंट परेशान हो रहे होते हैं, साल में 2 बार एग्जाम, साल में 2 बार एग्जाम। वहां तो साल में 3 बार एग्जाम होंगे, वहां ट्राइमेस्टर होता है। तो पूरा 2 साल में मिला के 6 बार एग्जाम होंगे, 6 ट्राइमेस्टर होंगे वहां। तो ओके। ये सिस्टम थोड़ा अलग अलग है 2 साल का, पर वहां ट्राइमेस्टर होता है, अपने यहाँ सेमेस्टर होता है। बट पर उसमें फायदा ये हो जाता है कि हमें कोर्स एक साथ नहीं करना पड़ता, हमारा कोर्स भी बढ़ जाता है फिर। ये भी बढ़ फायदा जाता हमें है। हो जाता है उसमें कि हम आराम से हाँ अपने कोर्स को, 6 महीने के कोर्स का एग्जाम देना है जहां हमें साल भर का देना, तो फिर आगे के 6 महीने का हमें देना है। हाँ। और नेचुरली ये भी। आईआईएम्स में जैसे एमबीए है, बहुत मेहनत वाला होता है कि स्टूडेंट सुबह हाँ से लेकर रात तक बिजी रहता है। लेकिन हाँ, जहां हम मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी तो वहीं आएगा ना। वही जहां हम है। बहुत कम पढ़ेंगे, बहुत इजी होगा, तो रिजल्ट भी नहीं है, फिर आपको जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटी मिली है। जितना आप किसी चीज में इनपुट लगाएंगे, आउटपुट भी वही मिलने वाला है। मिलने तो वाला है, ये बात। खास एमबीए करें तो भी उतने ही मेहनत से करें, तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा। ये बात बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारे लिए अवसर भी खुलेंगे, और हम जो कहते हैं ना कि नई नौकरी नहीं मिल रही है, वो शब्द शायद हम हम्म। कहना छोड़ देंगे। नहीं क्योंकि आएगा, जो हाँ। मेहनत करते हैं और सब्जेक्ट का, विषय का जब हम सही चयन कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे आगे की जो उड़ान है वो बहुत अच्छी हो जाती है। मैं हमारे शेफाली जी, अब देखिए, लाजपत रेणु जी, जी ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आप ये हाँ, देखिए, मेरे 3 गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं, 2 को मैं रिजाइन कर चुकी हूँ। तो क्या बात। आपने अगर मेहनत की है तो ऐसा नहीं क्वालिटी है कि है और जॉब नहीं मेहनत है। की है, हाँ, जॉब है। योग्यता। लेकिन आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, आपने अपनी क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं की, अपने नॉलेज को एनहांस नहीं किया, तो फिर केवल ये कहने से आजकल जॉब ही कहाँ है, आजकल जॉब ही कहाँ है,
तो ये एक तरह से बहानेबाजी जैसी मुझे लगती है। आप मेहनत करेंगे तो जॉब भी है, चाहे अच्छे प्राइवेट सेक्टर में है, पीएसयूज में है, गवर्नमेंट में है, आपकी जॉब सारी लगेगी, लेकिन मेहनत तो स्टूडेंट को ही करनी पड़ेगी। तो मेरा मानना यही है, कॉमर्स लीजिए आप, कॉमर्स में बहुत अच्छे करियर हैं। केवल एक आईआईटी या मेडिकल ही करियर नहीं है। कॉमर्स से स्टूडेंट, क्योंकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी 5 ट्रिलियन की बनाने जा रहे हैं, तो कॉमर्स का स्कोप नो डाउट बहुत आगे आने वाला है। बिल्कुल तो बिल्कुल। यही मेरा कहना है। और नहीं कोई बिल्कुल क्वेरी हो तो बताइए। नहीं, बिल्कुल। अगर आप कह रहे थे कोई बच्चे अगर आपसे पूछना चाहे, तो अगर आप अपना कोई मेल आईडी वगैरह आप बताना चाहें तो वो आप बता दें ताकि वो आपको मेल कर सकें इसमें। हाँ, आप मेरा मेल आईडी meenumaheshwari@uok.ac.in, बिल्कुल। तो आप मीनू जो maheshwari@uok.ac.in, है ना। बिल्कुल जो किसी को भी अभी कोई क्वेरी है, कोई कोटा के स्टूडेंट है तो मेरे से पर्सनली आके भी मिल सकते हैं, टाइम लेके मिल सकते हैं। कोटा यूनिवर्सिटी में हमेशा अवेलेबल हूँ। तो किसी को कोई क्वेरी है हमारे यहाँ के एडमिशन से रिलेटेड है, हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, या अदर देन भी है, कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड है, तो वो भी बिल्कुल मेरे पास आ सकते हैं। और कोटा के स्टूडेंट है तो हमारी यूनिवर्सिटी एक अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कोटा यूनिवर्सिटी से आप एक बार आए, डिपार्टमेंट को विजिट करें, यहाँ के कोर्सेज को देखें, वेबसाइट पे कोर्स देखें और यहाँ एडमिशन लें। आपको सब अच्छा ही मिलने वाला है यहाँ से। तो देखिएगा, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैडम ने आपको दी है कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप कोटा से हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में जा सकते हैं, मैम से आप मिल सकते हैं। बाहर से हैं आप, मैम ने अपना मेल आईडी आपको बताया, आप उस मेल आईडी पर अपनी जो भी समस्या है वो आप मेल कर सकते हैं, फिर उसका समाधान आपको मिल जाएगा। देखिए, हमारे लिए अवसर बहुत सारे हैं, तो कहते हैं ना, भगवान ने जब हमें इस धरती पर भेजा है तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ उसने तय किया हुआ है। बस आवश्यकता हो जाती है उस नज़र की, कि हम उस अवसर को पहचान लें कि कौन सा अवसर भगवान ने हमारे लिए बनाया है। लेकिन हम करते क्या है, हम सिर्फ इसी में रह जाते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, क्या मिल सकता, क्या मिल गया, उसको हम भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे ये नहीं मिला से हम अपना ध्यान हटा करके मुझे क्या मिल सकता है उसकी तरफ अपना ध्यान दे करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर जिस चीज़ के हम हकदार हैं वो चीज़ हमें ज़रूर मिल जाएगी। और आज मीनू मैम ने बहुत कॉमर्स और मैनेजमेंट को लेकर के बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की, कितने सारे दरवाजे द्वार हमारे सामने खोल दिए कि अगर आप बीकॉम कर लेते हैं, बीकॉम के साथ साथ आप सीए करते हैं, सीएमए करते हैं, सीएस करते हैं, उसके बाद आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। एमकॉम करते हैं तो आप किस तरीके से आगे जा सकते हैं, आप खुद टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, स्कूल टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, आप हायर एजुकेशन में भी आप जा सकते हैं, मैनेजमेंट का अगर कोर्स कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जिंदगी में मैनेजमेंट हमारी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारी ज़िंदगी का मैनेजमेंट बिगड़ जाता है तभी हमारे भविष्य का भी मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। तो मैनेजमेंट को समझना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, कॉमर्स, जब व्यक्ति इस धरती पर आ रहा है और जिसके लिए हम भाग रहे हैं वो हमारा कॉमर्स ही तो है, इकोनॉमी के पीछे ही तो हम बिल्कुल। सब जा रहे हैं। तो उसका ज्ञान तो हमारे लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इंजीनियर बन जाएंगे तब भी आपको सीए की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा आप बिना डॉक्टर पैसों तो बन कुछ भी जाएंगे, नहीं हो सकता। हाँ। बिल्कुल, आप डॉक्टर बन जाएँगे तब भी आपको सीए की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर हाँ, नौकरी देने वाले बन जाएँगे तब भी आपको तब भी सीए की कॉमर्स वाले पर्सन की ज़रूरत तो आपके लाइफ में पड़ेगी ही। रहनी तो आप रहनी। बिल्कुल, जब तक ये दुनिया है, मैनेजमेंट और कॉमर्स हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा रहेगा। तो हम ज़रा-सा सोचें, थोड़ा-सा ध्यान हम और तरफ से हटा करके इस तरफ भी हम देखें। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, सिर्फ़ आगे बढ़िएगा। ये अवसर आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जून चल रहा है, अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ आप जुड़े और इसको आप बाद में भी हमारे जो तमाम दर्शक हैं देख सकते हैं। मीनू मैम, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि हमारा कोटा शिक्षा नगरी कहा जाता है। तो जहाँ पर लेकिन कहते ही हैं कि कोटा से हमारे आईआईटी और डॉक्टर्स निकल के जाते हैं, लेकिन आज जब हम इसको कर रहे हैं कार्यक्रम को और जो देखेंगे, नहीं, थोड़ा-सा आवश्यकता है तो हमारे यहाँ से बहुत ही अच्छे कॉमर्स और मैनेजमेंट के भी स्टूडेंट यहाँ से निकल कर के जाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रेणु। आपने
आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैं आने वाले स्टूडेंट के साथ जुड़ पाई और अपने सब्जेक्ट के बारे में बता पाई। एक चीज मुझसे फिर भी रह गई कि आपने मेरा शुरू में परिचय में बोला था कि मैं अकाउंटिंग एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव हाँ कमेटी मेंबर हूँ और जी। ब्रांच सेक्रेटरी हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि अपने सब्जेक्ट की, अकाउंटिंग सब्जेक्ट की एक एसोसिएशन है, नेशनल लेवल पर बनी हुई है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट एसोसिएशन है ये। तो इस एसोसिएशन की मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और मैंने ही इसकी कोटा में ब्रांच स्टार्ट की थी 2012 में। तो ये जो एसोसिएशन है इसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉमर्स इसके लोग सब जुड़े रहते हैं और इसकी तरफ से बहुत सारी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार होती है। मैं कोटा ब्रांच की लेवल पे भी बहुत प्रोग्राम कराती रहती हूँ। अभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने कंप्यूटर टैलेंट सर्च कराया था, अभी हम इंग्लिश टैलेंट सर्च करा रहे हैं। तो उसमें लगभग 1,500 स्टूडेंट ऑल ओवर द कंट्री पार्टिसिपेट किया। तो वही बच्चों की नॉलेज के लिए हम कराते रहते हैं। और इस एसोसिएशन की तरफ से जैसे अपना एनटीएससी होता है साइंस के फील्ड में, वैसे ही अकाउंटिंग टैलेंट सर्च एग्जाम होता है, एनटीए, हम्म। नेशनल अकाउंटिंग टैलेंट सर्च एग्जाम। तो इस एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम होता है, आप वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरिए और फिर नेशन वाइड आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी क्या रैंक मिल रही है, वो आपको पूरा सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप अच्छी पोजीशन लेते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स भी मिलते हैं इसमें। आप सिटी टॉपर रहे हैं उसका अवार्ड है, आप इसके बाद स्टेट टॉपर है उसका अवार्ड है। तो आपको सबसे बड़ी बात अपनी स्टैंडिंग पता चलती है कि मैं टॉपर्स में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। जैसे साइंस के स्टूडेंट एनटीएससी देते हैं ना, उसी तरह से ये है अकाउंटिंग टैलेंट सर्च एग्जाम। तो क्या ये बात। हमारे सब्जेक्ट की एक एसोसिएशन है, यही मैंने बताया। इस एसोसिएशन की तरफ से एक जर्नल भी निकलती है। तो जैसे स्टूडेंट जब पीएचडी वगैरह करते हैं तो अपने आर्टिकल्स भी इस जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं, इस आर्टिकल भेज सकते हैं। या अभी आप पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस जर्नल से जो लेटेस्ट इस टाइम कॉमर्स या अकाउंटिंग या मैनेजमेंट के फील्ड में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड अकाउंट आर्टिकल आते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। भाई अभी लिख नहीं पा रहे हैं तो आप पढ़िए। तो ये बिल्कुल। चीज भी एक एसोसिएशन की मैं बताना भूल गई थी। तो आज मुझे इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे शायद विद्यार्थी सुन रहे होंगे या हम इसका लिंक भेजेंगे, आगे भी सुनेंगे। बिल्कुल। तो हाँ। मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट को तो अपना कॉमर्स में करियर बनाने का कुछ एक शायद एक मिलेगा डायरेक्शन। और फिर भी मैंने बताया कि अगर किसी को मुझसे पर्सनली कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सब्जेक्ट की न्यू जनरेशन, नए स्टूडेंट के साथ मैं मिलूं और उनको कुछ ना कुछ कुछ करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए मोटिवेट कर पाऊं। मतलब आप ये सोचेंगे मैं अपने मुंह से तारीफ कर रही हूँ, मैं जहां भी रही हूँ मेरे अड़ोस पड़ोस में जितनी लेडीज रहती हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे फैमिली वाली हो, वो मुझे देख के सब पढ़ना शुरू हो जाती हैं। और कितनी मुझे देखिए कि वो जॉब में आ गई, कि मुझे क्या देख बात के है। वो पढ़ी और कोई स्कूल में आ गई, इवन कॉलेज लेक्चरर तक बन गई। तो मेरा हमेशा रहता है कि लोगों को मैक्सिमम मोटिवेट करना चाहिए कि जो तुम कर सकते हो, जो तुम में टैलेंट है, कुछ ना कुछ करिए। आप खुद ये काम करती हो तो मैं हमेशा आशुतोष जी को यही तारीफ करती हूँ कि रेणु जी अपने आप को इस काम में बिजी रखती हैं, अपना ये काम करती है। एक अच्छा नया फील्ड है, आप लोगों को कनेक्ट कराती हैं, अच्छे लोगों से मिलाती हैं। तो एक बड़ा अच्छा काम कर रही हैं आप। मैं हमेशा इस चीज की, आप भी तो देखिए ना, जॉब है आपकी भी, फैमिली भी है, जॉब भी कर रही है, लेकिन आप एक्स्ट्रा में ये भी कर रही हैं। तो हम चाहते हैं तो हम सब कुछ कर पाते हैं। अब आप भी अपनी फैमिली को छोड़ के इस टाइम ये 1 घंटे का प्रोग्राम कर रही हैं। तो हमें टाइम तो मैनेज करना सीखना ही पड़ेगा अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है। तो सारे स्टूडेंट को हम यही कहना चाहेंगे कि अपना टाइम मैनेजमेंट सीखिए, अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करिए और जीवन में बहुत प्रगति करिए, अपनी करिए, अपने परिवार की करिए, अपने समाज और अपने देश को हमें गुरु की भूमिका में ले जाना है, देश को सबसे नंबर 1 बनाना है। हम सारे आज की युवा शक्ति, आज के विद्यार्थी, सबसे हम यही कहना चाहेंगे, बहुत आगे बढ़ो, देश को आगे ले जाओ। बिल्कुल, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है, क्योंकि हमारी युवा शक्ति आगे बढ़ेगी तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और तभी हम हमारा विश्व देश को आगे बढ़ेगा। कहलाएंगे। बिल्कुल। और हाँ, सबसे खास बात जो कही है, जो एक गुरु मंत्र आपने दिया है, अपनी जिंदगी का मैनेजमेंट आप सही कर लीजिएगा। बिल्कुल, मैनेजमेंट आपका सही रहेगा तो वो आप मैनेजमेंट का कोर्स मत कीजिएगा, लेकिन मैनेजमेंट अपनी लाइफ के लिए कैसे सही सीखना करना, जरूरी है, वो सीखना बिल्कुल। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी कहा जाता है महिलाएं तो बिना मैनेजमेंट का कोर्स किए 24/7 बहुत शानदार घर का मैनेजमेंट करके चलती है। तो बस, और जरा सा अगर उसको कर लेंगे तो और ज्यादा उसमें 4 चांद लग जाएंगे। मीनू मैम, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं दर्पणदा चैनल की तरफ से कि आज आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अच्छी बात आपने कैरियर के बारे में हम सबको बताएं, क्योंकि हमारी जिंदगी में अगर हमारे कैरियर को सही राह मिल जाती है तो वो जो व्यक्ति जो सही राह पर चल रहा है वो ही नहीं, उसके परिवार के लोग भी को भी एक नई राह मिल जाती है।
तो ये एक आपने बहुत अच्छी आज यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़, अवसर क्या हो सकते हैं वो हमारे तमाम दर्शकों को, विद्यार्थियों को यहाँ पर बताएं। आप सही मायने में जो कहते हैं ना, गुरु होता है जो अंधेरे में एक रोशनी दिखा देता है। गुरु का मतलब ये होता है, गु यानी अंधेरा, रू यानी रोशनी। वो आज आपने यहाँ पर हमारे कॉमर्स और मैनेजमेंट के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर दिखाइए। तमाम दर्शकों की तरफ से, बच्चों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ये प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए, आज के बच्चों को कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।